जय भीम, जय संविधान। आइए संविधान के एपिसोड नंबर 35 में आप सभी का स्वागत है। सभी सब्सक्राइब को बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम नीति निषेध तत्व के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। वर्गीकरण क्या है? नीति निषेध तत्व राज्य को किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं, नीति निषेध तत्व किस प्रकार का वर्गीकरण करता है, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय एक बहुत बड़ा सवाल है। ये इस समय खास करके सामाजिक और आर्थिक न्याय बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं, जिस प्रकार का इग्नोर हमारे सामाजिक न्याय का किया जा रहा है, ये हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे नवयुवकों के लिए, हमारे नौनिहालों के लिए कभी भी किसी भी दृष्टिकोण से वो हितकर नहीं है, वो कल्याणकारी नहीं है, वो लाभदायक नहीं है, वो भोजन हिताय और भोजन सुखाय में नहीं है। क्योंकि हम बात करते हैं सभी के हितों की, सभी के विकास की, और यही बात नीति निषेध तत्व में की गई है। सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की बात नीति निषेध तत्व में किया गया है। नीति निषेध तत्व राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वे लोक कल्याण की अभिवृद्धि मतलब बढ़ोतरी करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन न्याय की बात संविधान में की गई है। तीन न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमें एक न्याय नहीं बल्कि तीन न्याय की बात करनी है। तीन न्याय हमें दिमाग में स्पष्ट और साफ रखना है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीनों न्याय हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की जिम्मेदारी सरकार की है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो, ये वे ही निर्देश हैं जो संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित है। उद्देशिका में इसी तीन न्याय की बात उद्देशिका में की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन न्याय की बात की गई है। इसे प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। ये अनुच्छेद 38(1) में बताया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक और नीति तत्व जो है इसमें जोड़ा गया। वो क्या जोड़ा गया, आइए जानते हैं। खंड 2 में यह उपबंधित करता है कि राज्य विशेष रूप से आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगी। संविधान में ये बातें हमारी संविधान निर्माताओं ने दी है। क्या सरकार ने संविधान की इन भावनाओं का कहीं भी आप देखते हैं इसका कहीं सम्मान होता है? किसी भी एंगल से असमानता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है? कुछ सरकारों को छोड़ दें, कुछ राज्यों की सरकारों को छोड़ दे तो हमें बस प्रत्येक राज्यों में निराशा ही दिखाई देती है कि आय की असमानता के बारे में, आय की असमानता कोई मुद्दा भी है, कोई चर्चा भी होती है। ये हम सभी को जानना है, ये हम सभी को उठाना होगा, क्योंकि ये हमारा देश है, हमारा संविधान है। हम भारत के लोगों के द्वारा ये संविधान बनाया गया। हम अपने आप को इस संविधान को अर्पित करते हैं। आप संविधान पढ़ें, आप संविधान की मूल भावनाओं को देखें। जब एक जागरूक नागरिक होगा तो वो एक जागरूक मुद्दे पर, एक मूल मुद्दे पर अपने मत का प्रयोग करेगा, और जब मत का प्रयोग करेगा एक जिम्मेदार सरकार होगी, एक जिम्मेदार काम करेगी। आइए उपबंध की बात करते हैं। आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगी। और अगली बात, जो आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत, आर्थिक न्याय किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके सिद्धांत की बात भी नीति निषेध तत्व में की गई है। अनुच्छेद 39 राज्य को विशेषतः अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करने का निर्देश देता है ताकि
सभी को पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों की जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हितों का सर्वोच्च साधन बन सके। इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। जो संपत्तियां हैं उसका राष्ट्रीयकरण सबके हित के लिए सरकार कर सकती है। तीसरा जो है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण अहित के लिए केंद्र न हो। किसी एक के पास सारी शक्तियों का जो है वो केंद्रित न हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए सामान्य कार्य की समान वेतन की व्यवस्था संविधान करता है। नीति तत्व में इस बात को रखा गया है कि चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर वो समान एक तरह का कार्य कर रही है तो दोनों को समान वेतन की बात की गई है। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के जो सुकुमार बालक हैं उनकी देखभाल अव्यवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिक को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। बालकों की स्वतंत्रता और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों तथा अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ये सारी बातें नीति तत्व करता है। 42वें संविधान द्वारा ये जोड़ा गया। इस संशोधन के उद्देश्य में के विषय में यह कहा गया कि अनुच्छेद 39 का संशोधन करके इस बात पर बल दिया जा रहा है कि बालकों के विषय में राज्य की एक रचनात्मक भूमिका है। राज्य की एक रचनात्मक भूमिका है। राज्य जो है अपने प्रदेश के बालकों की अच्छी प्रकार व्यवस्था, अच्छा वातावरण प्रदान कर सके। बालक श्रम समाप्त करने का सर्वोच्च न्यायालय भी निर्देश दे चुका है। ये रहा जो है वर्गीकरण, और इसमें महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो संविधान के अन्य टॉपिक पर दिया गया है, जो है उद्योगों सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, जो सामाजिक सुरक्षा होगी उससे संबंधित कुछ टॉपिक दिए गए हैं। आइए हम सामाजिक सुरक्षा संबंधित तत्वों पर बात करते हैं। नंबर 1, उद्देश्यों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्देश्यों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का राज्य से यह अपेक्षा करता है कि राज्य उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य प्रकार से किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रम व स्थापनों अथवा अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगी। नंबर 2, कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार है। 3, काम की न्याय तथा मानवोचित दशाओं के संबंध में भी बात करने की बात की गई है। नंबर 4, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि तथा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की भी बात की गई है। नंबर 5, राज्य समाज के दुर्बल वर्गों की शिक्षा, समाज के जो दुर्बल वर्ग हैं उनकी शिक्षा, आर्थिक संबंधी हितों की अभिवृद्धि का भी बात की गई है। 6, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। पोषाहार, नंबर 7, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। नंबर 8, समान न्याय। कैसा न्याय? सभी व्यक्तियों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की भी बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है। अगला टॉपिक जो समाज इस विषय में है, समाज कल्याण संबंधी निर्देशक तत्व। समाज कल्याण संबंधी निर्देशक तत्व। नंबर 1, ग्राम पंचायतों का गठन करें। नंबर 2, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात करें। राज्य सरकारों को ये सारी बातें, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो नीति तत्व देता है। कृषि और पशुपालन का संगठन करें। पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करें। राष्ट्रीय महत्व के
नंबर 5, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करें। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की भी बात की गई है। नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि भी करने का प्रयास किया जाए। मानवाधिकार का संरक्षण भी किया जाए। नीति निषेध तत्व, ये सभी बातों की बात, इन सभी मुद्दों पर ध्यान रखते हुए नई नीतियों का गठन करने की बात नीति निषेध तत्व करता है। ये महत्वपूर्ण बातें, ये कितनी मूल्यवान बातें नीति निषेध तत्व में इसलिए रखे गए जैसे कि राज्य जो है अपनी नई नीतियों को, नए कानून बनाते समय ध्यान रखे। और इसको इसलिए भी चुनाव किसी राइट में नहीं रखा गया जिससे कि जो है जनता के पास चिंतन हो, जनता के पास ये सरकार को अपनी नीतियों पर कार्य करने के लिए, कसौटी पर कसने के लिए कि इन बातों पर ध्यान रखा गया है कि नहीं, 5 साल में इसका मूल्यांकन हो और भारत के लोग इस पर विचार करें और आगे बढ़ें। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित होंगे। नीति निषेध तत्व एक आर्थिक मूल्यवान, आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आज के समय में। जिस बेरोजगारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं इस समय, इन बातों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेरोजगार सड़कों पर भटक रहे हैं, बेबस हैं, नौकरियों का कहीं कोई अता पता नहीं है। और इसलिए हम सभी को संविधान के हकों को जानना है, संविधान को फॉलो करना है और अपने देश, अपने लोगों को सुरक्षित रखना है। इसी के साथ जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।